बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 जीव जगत। तो इस चैप्टर को बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और इसकी पहले की वीडियो क्लास में हम लोगों ने जान लिया था कि सजीवों के लक्षण की चर्चा हम कर रहे थे और उसमें हमने जाना था कि पोषण क्या होता है, किस तरीके से सजीव पोषण करते हैं और साथ ही उत्सर्जन और श्वसन किस तरीके से करते हैं बच्चों। पेड़ पौधे या जो सजीव हैं या जो जंतु हैं उनमें श्वसन किस तरीके से होता है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों सजीवों के लक्षण का एक और लक्षण, वो है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है बच्चों? तो जब पाचन की क्रिया, श्वसन की क्रिया होती है ना सजीवों में, तो उनके शरीरों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है ना। इस प्रक्रिया में कुछ जो है वो अपशिष्ट पदार्थ मतलब हुआ कि जो खराब है ना, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से होता है, तो और कौन सी चीज़ें जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, अनावश्यक हैं। तो कुछ जैसे जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ होंगे, मल मूत्र ना, तो वो हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। पसीना ना, उसके माध्यम से भी हमारा जो है ये सब हमारे किसी काम के नहीं है, बल्कि क्या है, अनावश्यक और हानिकारक है, इसलिए इनको बाहर निकाला जाता है। साथ ही बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो भी हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, तो वो भी श्वसन की क्रिया में जो है वो फेफड़े के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। उत्सर्जन की क्रिया जो बच्चों पौधों में भी होती है ना, तो पौधे भी उत्सर्जित करते हैं कुछ। अब उनके लिए क्या, वो कैसे उत्सर्जित करते हैं? तो गोंद, रबर ना, रेजिन यानी हींग जिसको बोला जाता है, कत्था आदि जो है वो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। गोंद, रबर, रेजिन यानी हींग, टैनिन यानी कत्था पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से पौधों के लिए कोई काम के नहीं है, लेकिन ये जो है हमारे लिए जो है उपयोगी है, तो इसका मनुष्य उपयोग कर लेता है। लेकिन पौधों के उत्सर्जी पदार्थ ये हैं, यानी पौधों के लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों उत्सर्जन क्या है? तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो मल मूत्र, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब क्या है, जंतुओं के लिए हैं ना। मनुष्यों के लिए भी यही हैं, जो कि हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। और पौधों में भी उत्सर्जन होता है और उसमें गोंद, रबर, हींग, कत्था, ये सब चीज़ें जो है वो कुछ पौधों, अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ हैं, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? अब हम पढ़ते हैं सजीवों का एक और लक्षण होता है संवेदनशीलता ना। तो संवेदनशीलता से क्या तात्पर्य है बच्चों? अगर अचानक से पटाखे की आवाज़ आए ना, तो क्या होगा, हम भी डर जाते हैं। साथ ही पेड़ पौधों पर बैठे हुए जो पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, अचानक से उड़ जाते हैं ना। कोई भी अचानक से ऐसी पटाखे की आवाज़ हो गई या गोली की आवाज़ है तो उससे क्या होता है, डर के और उड़ जाते हैं ना। तो ये साथ ही बच्चों, अगर मान लीजिए कोई गर्म वस्तु है ना, मान लीजिए गर्म तवा है, उस पर अगर आपका हाथ धोखे से छू गया तो तुरंत अपने आप हट जाता है ना, आप उसे तुरंत हटा लेते हैं ना। और साथ ही अगर आपने अच्छा पकवान देखा है तो आपके मुंह में पानी भी आने लगता होगा ना, और लगता होगा कि आप मुझे खाने के लिए ये चीज़ें मिल जाए ना। आप लोगों को पसंद है ना, कि आप लोगों को अलग अलग चीज़ें सबको पसंद होगी ना। तो ये क्या कहलाता है? ये है संवेदनशीलता ना। तो यानी इसमें क्या हुआ, तो अगर कोई परिवर्तन है या कुछ भी परिवर्तन अचानक से हो रहा है, उसके लिए जो अनुक्रिया हुई, समझ में आ रही बात बच्चों? कोई भी परिवर्तन हुआ उसके प्रति जो अनुक्रिया हुई, जो अनुक्रिया प्रदर्शित हुई वो है, ठीक। जैसे पटाखे की आवाज़, गर्म वस्तु, मनपसंद पकवान, ये सब क्या है, उद्दीपन है। पक्षियों का उड़ जाना, हाथ को हटा लेना तथा मुंह में पानी आना, इसकी क्या है, अनुक्रिया है ना? किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर के द्वारा की गई अनुक्रिया ही संवेदनशीलता है। किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर के द्वारा की गई अनुक्रिया क्या है, संवेदनशीलता है। अब ये बात ध्यान दीजिए बच्चों कि क्या पेड़ पौधे भी संवेदनशील होते हैं? क्या पेड़ पौधों में भी कोई संवेदनशीलता होती है? तो इसका अगर आपको स्पष्ट उदाहरण देखना है तो हाँ, पेड़ पौधे भी संवेदनशील होते हैं ना। तो ये देखिए यहाँ पर एक पेड़ बना हुआ है, पौधा बना हुआ है छुई मुई का ना। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे छुई मुई के पौधे को। तो उसको लाजवंती भी कहा जाता है। और उनको जैसे आप टच करेंगे पत्तियों के पास, देखिए जैसे ये उंगली लेके गया वैसे उसकी पत्तियाँ बंद हो गई, वैसे ऐसी पत्तियाँ खुली रहती है, लेकिन आप जैसे उसको टच कर देंगे तो तुरंत छूने के कारण ही वो पत्तियाँ क्या हो
जाएंगी, बंद हो जाएंगी, झुक करके बंद हो जाती हैं। तो यह जो है वो छुई मुई या लाजवंती जो है स्पर्श के लिए प्रति जो है वो संवेदनशील है। इसी प्रकार से कई ऐसे फूल भी होते हैं बच्चों जो सुबह खिलते हैं और रात में अपने आप बंद हो जाते हैं ना। और कुछ ऐसे भी पौधे फूल होते हैं जो रात में खिलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। रात की रानी आपने सुना होगा ना, वो बच्चों रात में ही खिलती है और दिन में क्या होती है, बंद हो जाती है। सभी सजीव जो है वो उद्दीपन जैसे स्पर्श, ताप, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत आदि के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। जैसे स्पर्श के लिए ताप हो गया, अचानक से गर्म कुछ चीज़ होगा तो हमारे शरीर जो है अपने आप जो है वो उसको हटा लेगा। प्रकाश, ध्वनि, विद्युत ये सब के लिए प्रति जो है सभी जीव क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। और संवेदनशीलता बच्चों जीवों का प्राकृतिक स्वभाव है। जो जीव होते हैं उनका प्राकृतिक ही मतलब वो दिया हुआ गॉड गिफ्टेड ही है कि वो संवेदनशील होंगे ही होंगे ना। तो आप ये बताइए कि आप किस किस प्रकार की संवेदनशीलता का अनुभव करते हैं। तो हम सभी बच्चों देखने, सुनने, स्पर्श, गंध और स्वाद का अनुभव करते ही हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग किस तरीके से संवेदनशीलता अनुभव करेंगे, तो देखते हैं, सुनते, देख करके हमें संवेदनशीलता लगेगी, सुन करके, स्पर्श करके, गंध से, स्वाद का अनुभव करके जो है इस प्रकार से हम संवेदनशीलता का अनुभव करते हैं। तो आज बच्चों हम लोगों ने ये जान लिया कि संवेदनशीलता जो है सजीवों में किस तरीके से होती है। तो सजीव में मतलब हम लोग अपने बारे में भी चर्चा कर लिए, मनुष्य के बारे में भी, जीव जंतुओं के बारे में भी, साथ ही बच्चों पेड़ पौधों के बारे में भी ये संवेदनशीलता पाई जाती है। तो किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर के द्वारा की गई अनुक्रिया ही क्या है, संवेदनशीलता है। बच्चों सजीवों का एक और विशेष लक्षण है वृद्धि। वृद्धि का तात्पर्य है बढ़ना, यानी बढ़ते हैं ना। जो भी सजीव होंगे उनमें वृद्धि जरूर होगी, वो बढ़ेंगे जरूर। तो जैसे अगर यहाँ पे देखिए चित्र बना हुआ है, जंतुओं में वृद्धि के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर पहले अंडा था, उससे चूजा निकला, उसके बाद क्या बन गया, एक मुर्गी बन गई है ना। तो इस तरीके से जो है चूजा निकल के बड़ा हो जाता है और वयस्क हो जाता है। और पेड़ पौधों में किस तरीके से होगी वृद्धि, तो सबसे पहले बीज रहता है, फिर उससे नीचे धीरे से उसकी जड़ बनती है और ऊपर की तरफ भी उसमें छोटा सा पौधा निकलने लगता है और इस तरीके से वो उसकी वृद्धि होती है, फिर वो बड़ा होता जाता है। दिख रहा है ना आपको। तो इस तरीके से जो है वो पेड़ पौधों में भी वृद्धि होती है और वो इसके कुछ दिनों बाद जो है वो विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है ना। ऐसा होता है ना। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, बीज से होती है। बीज जब ज़मीन में जाता है उसको जो ज़रूरी परिस्थितियाँ हैं वो सब चीज़ें मिलती हैं ना, उसके भोजन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसके बाद धीरे धीरे करके वो ग्रोथ करता जाता है, बड़ा होता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब वो बड़ा पेड़ बन जाता है। तो प्रत्येक जीव जो होता है वो आकार प्रकार में समय के साथ क्या होता है, बढ़ता जाए। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, तो वो हर जीव, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई जंतु हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, सब में लगातार जो है वो वृद्धि होती रहती है। यह क्रिया ही क्या कहलाती है, वृद्धि की क्रिया कहलाती है। क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें आकार और उनका प्रकार जो होता है वो समय के साथ बढ़ता रहता है। तो प्रत्येक जीव का आकार प्रकार समय के साथ बढ़ना क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है ना। जो जीव जंतु होते हैं उनमें वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित आयु तक ही होती है। इसके बाद बच्चों एक सजीवों का और लक्षण है और गुण है, वो है प्रजनन। प्रजनन मतलब होता है अपने जैसे दूसरे जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया। तो आपने देखा है कभी पक्षियों के घोंसलों को, तो उसमें क्या होता है, पक्षियों का जो घोंसला बना होता है आप उसमें देखेंगे कि उसमें वो बच्चे अंडे देते हैं पक्षी ना। तो उन अंडों से छोटे छोटे से चूजे निकलते हैं। ये देखिए एक चिड़िया बनी हुई है, उसके यहाँ पे इसके अंडे रखे हुए हैं। फिर इसके बाद में उसके घोंसले में छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको जो पक्षी है वो क्या कर रहा है, दाना ला के उनके लिए भोजन ला के जो है अपने बच्चों को खिला रही है उसकी मम्मी। ठीक है, तो इसी तरीके से मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि वयस्क होने
पर अपने जैसे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? प्रजनन की प्रक्रिया कहलाती है। आपने देखा होगा ये डॉगी है, उसकी है ना, तो ये उसकी छोटे छोटे से पिल्ले हैं ना, पपीज़ है। तो ये जो है ये आपने देखा होगा कुत्ते के बच्चों को भी, बिल्ली के भी बच्चों को देखा होगा, छोटे छोटे से बिल्ली के बच्चे होते हैं। और इसी तरीके से गाय है, गाय के भी बच्चों को देखा होगा, बछड़ा छोटा सा होता है ना। तो जंतुओं में प्रजनन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि हाँ उनमें प्रजनन होता है। कुछ अंडे से बच्चे पैदा होते हैं, कुछ छोटे बच्चे ही पैदा होते हैं ना। तो जन्म देने की प्रक्रिया जो क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। पौधों के बीज को मिट्टी में बो देने पर वह अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देता है। अब पौधों में किस तरीके से प्रजनन होता है? तो वो बीज के माध्यम से होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी कटिंग लगा देते हैं, कटिंग लगाने से ही नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से सभी में अपने जैसे जीवों को या अपने जैसे चीज़ों को पैदा करने की क्षमता होती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। सभी जंतुओं तथा पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यह क्रिया क्या कहलाएगी बच्चों? प्रजनन कहलाती है। तो हमारे आसपास अनेक प्रकार के जंतु रहते हैं। इनमें से कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। एक क्रियाकलाप दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर अंडे देने वाले तथा बच्चे देने वाले जंतुओं के नाम दी गई तालिका में लिखना है हमें। तो यहाँ पर बच्चों कौन कौन से जंतु जो हैं वो अंडे देते हैं और कौन कौन से जंतु बच्चे देते हैं। तो यहाँ पर ये तालिका आपका होमवर्क है, आपको खुद ढूंढना है, पता करना है कि कौन से जंतु अंडा देते हैं, कौन से बच्चे देते हैं। कुछ चित्र यहाँ ऊपर भी बने हुए अभी आप लोगों ने देखे हैं, उसका भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 उदाहरण आपको लिखने हैं, 4 इसके और 4 इसके। तो ये आपका हो गया होमवर्क, ठीक है। तो इसको फेयर कॉपी में भी चाहे तो आप लिख लीजिएगा, अंडे देने वाले जंतु और बच्चे देने वाले जंतु। तो बच्चों आज हम लोगों ने सजीवों में होने वाली प्रजनन की क्रिया, उनमें वृद्धि की क्रिया, साथ ही संवेदनशीलता व उत्सर्जन के बारे में जान लिया, ठीक है। तो अब इसकी एक और है सजीवों में एक चीज़ और होता है बच्चों, वो क्या है? उसका एक और लक्षण है सजीवों में, क्या कि उनका निश्चित जीवन अवधि के पश्चात उनकी मृत्यु भी निश्चित है। यानी जिसका जीवन हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो। तो यहाँ पर बच्चों सभी जंतु तथा पौधों का निश्चित जीवन काल होता है। और यहाँ पर कुछ आपकी बुक में देखिए चित्र बना हुआ है, कुछ जंतुओं का और कुछ पौधों का। इन सबका जीवन काल जो है वो दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, कौन कितने साल तक जिंदा रहता है। जैसे कि कुत्ता जो है वो 16 से 18 साल तक जिंदा रहता है, बंदर जो है वो 20 से 25 साल तक जिंदा रहता है, और आदमी जो है वो 60 से 70 साल तक जिंदा रहता है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन जो ये औसत आयु है वो इतनी है, ठीक है। और गेहूँ जो है वो 5 महीने तक ही ज़िंदा रह सकता है। और ये देखो पेड़ के लिए भी दिया हुआ सिकोया का वृक्ष होता है, वो 3000 से लेकर के 4000 वर्ष तक जिंदा रहता है बच्चों। और जो बरगद का पेड़ है वो 100 से 200 वर्ष तक जिंदा रहता है, बहुत पुराना पेड़ होता है। कछुआ जो है उसकी भी आयु बहुत ज़्यादा होती है, और वो जो है 120 से लेकर के 150 वर्ष तक जिंदा रहता है, ठीक है। तोता 14 से 15 साल तक जिंदा रहेगा, चूहा 4 से 5 साल तक रहेगा, हाथी जो है वो 70 से लेकर के 90 वर्ष के बीच तक रहता है, घोड़ा 30 से 40 वर्ष तक रहेगा। हाँ, तो इस तरीके से जो है अलग अलग लोगों के, अलग अलग जंतुओं के, अलग अलग पौधों के, मनुष्यों का जीवन काल जो है वो दिया गया है। यानी निश्चित जीवन अवधि के पश्चात जो है वो मृत्यु जो है वो निश्चित होती है सजीवों में। ये प्रक्रिया किस में होती है? केवल बच्चों सजीवों में। तो इस तरीके से आज हमने सजीवों के सभी गुणों को ख़त्म कर लिया, पढ़ लिया कि कौन कौन से सजीवों में गुण होते हैं, और सबके बारे में अच्छे से समझ भी लिया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।